जिस तरह से उसने एक औरत को जान से मारने का फैसला किया, जिस तरह से उसने ऐसा करने में सिर्फ आधे घंटे का समय लिया, जिस तरह से उसने उसके बेजान शरीर को चर्च तक घसीटा, वह बिल्कुल अकल्पनीय है। ये 2 नवंबर 2018 था, जब वालिसा काउंटी फ्लोरिडा में आपातकालीन सेवाओं को चोरी के बारे में एक कॉल मिली। 911। आपकी आपातकालीन स्थिति कहाँ है? मैं अभी घर आया हूँ और मेरे घर में हर तरफ कचरा है। आप वहाँ कितने समय से हैं? आप कितने समय से घर से बाहर रहे हैं? मैं पूरे दिन स्कूल में था, अब मैं घर आ गया हूँ। क्या तुम अकेले वहाँ हो? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 15 साल का हूँ। इस लड़के की आवाज कांप रही थी और वह परेशानी के स्पष्ट संकेत दे रहा था। वह अपनी माँ को नहीं ढूंढ सका, उसकी माँ की कार अभी भी ड्राइववे में थी। हालांकि उस समय के दौरान उसे काम पर होना चाहिए था। तुम एक काम करो, ठीक है? तुम्हारी माँ की कार वहाँ है। क्या उनके पास काम पर जाने का कोई और तरीका है? क्या उन्हें कभी किसी और से सवारी मिलती है? नहीं। कार चालू है, कार चालू है। और तुमको यकीन है कि वह वहाँ नहीं है? मैंने पूरी जगह खोज की। मैं लगभग 8 मिनट तक यहाँ रहा हूँ। डिस्पैचर ने शांति से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या ग्रेगरी की मां गेल क्लिंजर का कोई दुश्मन है, लेकिन उसका बेटा कॉल पर कुछ भी नहीं सोच सका। और बाद में, जब कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने पूछा, वह कहाँ काम करती है? वह ऑरलैंडो में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करती है। क्या वह आमतौर पर दिन के इस समय घर पर रहती है? ग्रेगरी के अनुसार, उसने आखिरी बार अपनी मां को 6:30 बजे देखा था, जब वह उसे सुबह स्कूल छोड़ने गई थी। क्या यहाँ कोई और भी है? मेरे पिताजी और मेरे 2 सौतेले भाई बहन। वे कहाँ हैं? मेरे पिताजी सियाटल की यात्रा पर हैं, वह आज दोपहर 6:30 बजे वापस आएंगे। और फिर दोनों सौतेले बच्चों के पास उनकी माएँ थीं। अधिकारियों को एक पूरी तरह से कचरा घर मिला। हर दराज खुली थी। रसोई के फर्श पर कांच था। और वस्तुएं हर कमरे के बीच में फेंकी हुई थीं। यह अजीब था। एक लुटेरे के लिए, कीमती सामान के लिए, अलमारियां देखना एक बात थी। लेकिन इसे पूरी तरह से तोड़ना, बहुत अलग बात थी। मजे की बात है, अधिकारियों ने तुरंत ध्यान दिया कि इसका एकमात्र संभावित उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध होगा। ग्रेगरी को अब बस पुलिस स्टेशन ले जाया जाने ही वाला था। और जब अधिकारी परिवार के घर पर कार्रवाई कर रहे थे, तब एक पड़ोसी ने अधिकारी से संपर्क किया। तो उसने कहा कि वह परिवार को अच्छी तरह से जानता है। उसके पास उनके घर की एक चाबी है। और उसने शाम को माता पिता दोनों से बात की थी, इससे पहले कि वह ग्रेगरी के बारे में कुछ बुरा कहे। अधिकारी ने पूछा, क्या हाल ही में उसके साथ कोई विवाद हुआ है या नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं। लेकिन अधिकारियों के लिए, ग्रेगरी को अलग नजरों से देखने के लिए यह पर्याप्त था। ग्रेगरी खुद कानून का अधिकारी बनने का सपना देखता था। जब उसे स्टेशन लाया गया, तो उसे एक वयस्क को बुलाने की अनुमति दी गई। किशोरों के लिए कानून प्रवर्तन कार्यक्रम के लिए केन जोन्स उसका प्रायोजक था। तो उसने केन जोन्स को उसका साथ देने वाले वयस्क के तौर पर बुलाया। डिटेक्टिव्स से पहले, ग्रेगरी ने केन से बात की। केन का अपने स्टूडेंट से पहला सवाल उसके चेहरे पर चोट के निशान के बारे में था। वहाँ क्या हुआ था? कल मेरी अपने एक दोस्त से लड़ाई हो गई। लेकिन मैंने कल उस चोट के निशान को नहीं देखा था। ग्रेग ने कहा कि कल उसने मेकअप किया हुआ था। हालांकि केन को ग्रेग की कहानी पर संदेह था। ग्रेग ने दोहराया कि यह एक दोस्ताना लड़ाई थी। हालांकि जब उसके दोस्त का पूरा नाम बताने को कहा, तो वह ऐसा करने में असमर्थ था। केन ने ग्रेग से डिटेक्टिव्स को सच्चाई बताने का आग्रह किया। और सार्जेंट पारेली को कार्यभार संभालने को कहा। तुम क्या कहोगे कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत बहस करता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे वाकई उम्मीद है कि वह ठीक है। ग्रेगरी वही कह रहा था जो अधिकारी सुनना चाहते थे। लेकिन वह जिस तरह से कह रहा था, वो एक 15 साल के बच्चे के लिए असामान्य रूप से शांत था, जो नहीं जानता था कि उसकी माँ कहाँ है। वहां सार्जेंट ने उस मुद्दे को उठाया। इसलिए उसने पूछताछ को एक पायदान ऊपर ले जाने का फैसला किया। और ग्रेग की रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करने का फैसला किया। तुम घर पहुंचे। वहां तुम्हारी माँ के साथ कुछ हुआ होगा।
या तुम और तुम्हारी माँ आपस में भिड़ गए होंगे और तुमने अपनी माँ के साथ कुछ कर दिया होगा। क्या ऐसा कहना दूर की कौड़ी होगी? आपका क्या मतलब है कि तुमने अपनी माँ को मार डाला? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा? हाँ। इस तरह के प्रश्न के लिए बहुत शांत सार्जेंट पारेली ने माँ के साथ ग्रेग के रिश्ते पर गहराई से विचार किया। जब ग्रेग से पूछा गया कि क्या वह स्कूल में किसी परेशानी में था, उसने कहा कि उसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उसके बैकपैक में सिगरेट का एक पैकेट पाया गया था। लेकिन वह चाहता था कि सार्जेंट को पता चले कि यह उसका पैक नहीं था। सप्ताहांत पहले ही मेरे दोस्त को महसूस हो रहा था, इसलिए मैं गया। मैं उससे बात करने के लिए अपने घर से निकला। मैंने उससे बात की। मेरा दोस्त सिगरेट पीता है और उसने मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए कुछ दिया। मैंने कुछ अपने बैकपैक में रख लिया और मैं उसे बाहर निकालना भूल गया। इसलिए जब मेरे स्कूल में अचानक से मेरी खोज की गई तो वो पैकेट मिल गया। क्या आपने देखा कि उसने कैसे खुद के दोष को अपने दोस्त पर मर दिया और इस प्रक्रिया में खुद को अच्छा दिखाया? उसका दोस्त बहुत उदास महसूस कर रहा था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लगभग मानो वह कहानी में नायक था। और तुम्हारी माँ इस बारे में कैसा महसूस करती है? वह खुश नहीं थी। लेकिन हमने एक समाधान निकाला जो ये था कि मैं अपने चर्च के लिए सामुदायिक सेवा करने जा रहा था। ग्रेगरी ने कहा कि वह गुस्सा न करने में पहले से बेहतर हो गया था। जब उसकी माँ ने उसे दंडित किया तो उसने खुद को एक मैच्योर के रूप में चित्रित किया। वह लड़का जो छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ से नफरत नहीं करता है। लेकिन जितना अधिक वह इस तरह की बातें दोहराता, सार्जेंट के मन में उसके बारे में उतनी ही बुरी भावना बढ़ती। सबसे बुरी बात यह होती कि तुम उस पर हाथ उठाते। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या तुम कभी भी अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाते? नहीं। और मुझे लगता है कि मैंने उस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यहाँ वह डोमिनेटिंग पोजीशन में था। उसने अपनी माँ को ये स्पष्ट कर दिया था। लेकिन जब सार्जेंट ने ग्रेग से उसकी माँ के साथ उसकी आखिरी लड़ाई के बारे में पूछा तो उसने खुलासा किया। बायोलॉजी में ग्रेड डी प्राप्त करने के बाद एक रात पहले उनका झगड़ा हुआ था। हाँ, मूल रूप से वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि आप जानते हैं। माँ ने कहा, कभी कभी तुम जो ये अहंकारी व्यवहार करते हो, इतना अहंकारी मत बनो। और मेरा रिएक्शन ऐसा था, मैं अहंकारी नहीं हूँ। उसकी माँ ने जो कहा था, अगर मैं उसे साबित करने में सक्षम हूँ। तथ्य यह है कि ग्रेग ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसकी माँ ने उसे अहंकारी कहा था। और उसके द्वारा ये कहकर प्रतिक्रिया करना कि वह सक्षम है, वास्तव में आत्ममुग्धता और अधिकार के लक्षण दिखाता है। और ये ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हत्यारों से जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से ग्रस्त है, सहानुभूति की कमी है और अपने लाभ के लिए दूसरों को हेरफेर करना आसान समझता है, उनमें निश्चित रूप से अपराध करने की संभावना अधिक होती है। और इसके बारे में उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। जब सार्जेंट कुछ कॉल करने के लिए कमरे से बाहर चला गया तो ग्रेगरी ने अपने स्पॉन्सर केन से कहा, माँ चली गई, मैं अपने आप से कैसे सामंजस्य बिठाऊंगा? केन ने कहा, अपनी जांच करने की अनुमति दो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह इस समय कहाँ है। तुम क्या कहोगे? ऐसा महसूस होता है कि हर बहस के बाद वह मुझे गुस्सा दिलाती है। हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। मैं उससे क्या उम्मीद करता हूँ? 2 मिनट के भीतर ग्रेगरी ने कहा कि उसकी माँ मर गई है और वह उसे वापस चाहता है। जब सार्जेंट अंदर आया तो ग्रेगरी का रोना भी अचानक समाप्त हो गया। अब तक केन को पता चल गया था कि ग्रेग ने उसकी मां को मार दिया है। जोन्स का विचार था, ग्रेगरी का चेहरा निशान के बारे में बात कर रहा था। मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। ठीक है। ये कब हुआ था? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस बात का क्या कनेक्शन है? सब कुछ रेलेवेंट है। उसने अपनी माँ को कैसे बताया था कि वह सक्षम है, अहंकारी नहीं। ग्रेग ने एक अच्छे दोस्त के साथ, जिसका अंतिम नाम वह नहीं जानता था, लड़ाई करने और फिर उसे गले लगाने की एक फर्जी कहानी दोहराई। सार्जेंट पेलेरी को संदेह था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह अब तक पूरी तरह से टकराव की स्थिति में था। पहले डिटेक्टिव्स ने स्कूल में उसकी कहानी की जांच की थी
और वे जानते थे कि ग्रेग झूठ बोल रहा था। क्या इसलिए तुमने आज 1 बजने पर खुद को स्कूल से बाहर नहीं निकाला? नहीं। ऐसा क्यों? हमें स्कूल से पता चला। उसने कहा, स्कूल गलत है। तुमने अपनी माँ को मार डाला। ग्रेग ने ठंडे और नपे तुले सवाल का जवाब देने से पहले एक लंबा विराम लिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? जब उस पर इतनी भयानक बात का आरोप लगाया जाए, कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी तरह से क्रोधित या भावुक हो जाएगा। इसके बजाय ग्रेग सिर्फ शतरंज खेल रहा था। क्या तुमने ऐसा किया है? नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने पुलिस को रिपोर्ट की। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ग्रेग का आखिरी हताश प्रयास था। शतरंज के अपने कथित खेल को जीतने का, कुछ दुखद होने का, और खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित करने का। इसलिए एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में वहां थे, मेरे लिए मेरे माता पिता थे। और विशेष रूप से मेरी माँ। मेरी माँ ही वह थी जिसने मेरे जीवन में उस समय मेरी मदद की। ग्रेग ने यहाँ तक दावा किया कि उसने 3 या अधिक बार अपनी जान लेने की कोशिश की। इस कहानी के साथ उसने केवल अपने आत्ममुग्ध व्यक्तित्व गुणों का प्रदर्शन किया। एक बार फिर पूरी तरह ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। उसका घमंड बिल्कुल निंदनीय था, खासकर जब आप जाने कि ग्रेग ने उस दिन ये दावा करते हुए क्या कहा था कि वह अपने परिवार की परवाह करता है, और यह कि साजन सच्चाई का हकदार था। ग्रेग ने कबूल किया कि वह एक रात पहले 2 दोस्तों के साथ गाड़ी चलाने और नशे में धुत होने के लिए बाहर निकला था। उस 1 या 2 घंटे में मैंने धूम्रपान किया, बहुत सारी सिगरेट, बहुत अधिक शराब पी, ये जानने के लिए कि मैं गाड़ी चला रहा था या मैं नहीं चला रहा था। जब मैंने कुछ ड्रिंक पी लिया था तो मैं नशे में नहीं था। मैं नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था। जैसे कि मैं पूरी तरह से स्पष्ट था, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत शराब पी थी। और हम इस चर्च में चले गए। वहां पीछे एक अग्निकुंड है। और इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने वहां थोड़ा धूम्रपान किया। वहां आईएबी ने मोर्चा संभाला। ग्रेग ने अनावश्यक विवरण और कई बदलती कहानियां सुनाई। ये संभव नहीं है कि डायलन और ब्रायन तुमको छोड़ने के बाद तुम्हारे घर आए, तुम्हारा अपहरण किया और तुम्हारी मां को मार डाला। क्या ये संभव है? वह मेरे पीछे से गाड़ी क्यों चलाती है? दोबारा दबाव बढ़ाए जाने पर ग्रेग ने आखिरकार अपनी आवाज उठाई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। क्या मैं आपको अपना लोकेशन दे दूं ताकि आप जान सकें कि मैंने अपनी मां को नहीं मारा है? ये पहली बार नहीं था। ग्रेग 15 साल के बच्चे से ज्यादा एक वकील की तरह बात कर रहा था। लेकिन एक वकील के विपरीत ग्रेगरी ने नहीं सोचा था कि डिटेक्टिव्स उसी समय उसके दोस्तों ब्रायन और डायलन का इंटरव्यू ले रहे होंगे। क्या हो रहा है यार? क्या तुम कभी ग्रेग के घर गए हो? हाँ, मैं ग्रेग के घर गया हूँ। कब? शायद पिछली बार मैंने उनके साथ काम किया था। मैंने उनके साथ शनिवार को काम किया था। शुरू में दोनों लड़कों ने पिछले 2 दिनों में ग्रेग से बात न करने की एक सरल कहानी रखी थी। उसने मुझे संदेश भेजा कि कुछ हुआ है। हालांकि मैंने बस इतना ही सुना है। क्या तुमने आज ग्रेग को देखा? हाँ बिल्कुल। किस समय? ओह, कल रात के बाद। मैंने उसे दोपहर के भोजन के समय देखा था। लेकिन सच्चाई के लिए डायलन पर दबाव डालने के बाद उसने खुलासा किया कि दोनों दोस्तों ने उस दिन स्कूल के बाद ग्रेग को देखा था। ब्रायन उन दोनों को ग्रेग के घर ले गया, जहां ग्रेग ने डायलन को अपनी बेशकीमती चीजें दी। उसने मुझे अपना गेमिंग लैपटॉप, अपना गेमिंग पीसी दिया। मैंने जो उधार लिया था वह मुझे दे दिया। इसका मतलब यह एक फर्जी डकैती थी। ब्रायन कल स्कूल जाने के लिए ड्राइव कर रहा था और उसने मुझे फोन किया। ब्रायन, अरे कुछ बड़ा हुआ है। वह इसे फोन पर नहीं बताएगा। डायलन कैमरे से दूर था और सोच रहा था कि वह रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। जब उसने एक डिटेक्टिव को पूरी सच्चाई बता दी, मुझे उसे लेने जाना था। और वह कार में बैठ गया और उसने कहा, मैंने अपनी मां को मार डाला। मैंने वास्तव में ये किया। ग्रेग और उसके दोस्तों ने डकैती की साजिश रची। उन्होंने उसकी गैजेट्स उठाए और उसके माता पिता का कीमती सामान एक स्थानीय कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसा कि उसने कहा था, प्रिंटर और ज्यूक बॉक्स। ब्रायन ने भी कहा कि वह ग्रेग को चर्च में ले गया।
जहां उसने बेतरतीब सामान से भरा एक ट्रंक फेंक दिया। चर्च का अग्निकुंड, जहां ग्रेग ने कहा था कि लड़के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, एक दफन दृश्य की तरह लग रहा था। उसने कहा कि उसने अपनी मां को मार डाला। मुझे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। डायलन और ब्रायन दोनों ने कबूल किया। ग्रेगरी अब सार्जेंट से झूठ नहीं बोल सकता था। क्या तुमने अपनी मां को मार डाला? अपने घर से चीजें ले गए, उन्हें अपने दोस्तों के बीच बांट दिया, और आज यहां आकर मेरे चेहरे पर झूठ बोल रहे हो? कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिटेक्टिव्स ने वो सब चीजें वापस ले ली थी जिसकी ग्रेग ने अपने घर से चोरी होने की सूचना दी थी। जिससे ये स्पष्ट हो गया। कैसे? सार्जेंट ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। मैं तुमको एक सुराग देता हूं। ये तुम्हारे दोस्तों में से एक है। आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों ने मेरे घर में चोरी की है? क्या आपने इसमें से वही तर्क निकाला है? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा घर लूट लिया। यह पागलपन है। ग्रेग ने सार्जेंट को कितना मूर्ख समझा। जब तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुमने उससे कहा था कि तुमने अपनी मां को मार डाला है, तो क्या वह झूठ बोल रहा है? ग्रेग पूरे 1 मिनट तक चुप रहा, और फिर यह कहा, जो भी हो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ। ठीक है। तो मैं घर आ गया। मेरी मां से मेरी बहस हो गई। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। पहले उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, फिर उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे ये पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मैंने उसे एक बैरल में डाल दिया। मैंने उसे अपनी कार में डाल दिया। मैं कार ले गया। मैं मानसिक रूप से टूट गया था। जहां मैंने लगभग 3 बार अपराध किया था, उसने अभी भी इस सब में खुद को पीड़ित के रूप में देखा। मैंने अग्निकुंड के ठीक नीचे एक गड्ढा खोदा। इस दौरान मेरी मां का सड़ता हुआ शरीर, मैंने उसे अपनी कार से अग्निकुंड तक खींच लिया। उस स्थिति में मैंने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं इसे गिरवी रखना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास हड्डियों को काटने के लिए पर्याप्त मजबूत चाकू नहीं था। ये कन्फेशन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगर खूंखार सीरियल किलर टेड बंडी के मुंह से ये बात निकल रही होती तो ठीक था। लेकिन ये केवल 15 साल का टीनेजर था। तुमने उसे फर्श पर गिरने के लिए मजबूर किया, और तुमने उसकी जान ले ली। इससे तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। इसमें कितना समय लगा? 30 मिनट। तुमने अपनी मां को 30 मिनट तक फर्श पर गला दबाकर मार डाला। हाँ, ग्रेगरी ने भावहीन ढंग से वर्णन किया कि कैसे उसने अपनी मां के शरीर को खींचा और उसके वजन के बारे में शिकायत की। उसने अपने भविष्य को खोने की भी शिकायत की, और न कि अपनी मां के भविष्य की। जो भी हो, ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ग्रेग लगभग एक समानांतर दुनिया में कैसे रहता था। उसे विश्वास था कि वह अपनी शांत आवाज और अहंकारी बयानों के साथ डिटेक्टिव्स को बेवकूफ बना सकता है। और फिर यह वही स्टेटमेंट था जिसने उन्हें दिखाया कि वह कितना आत्ममुग्ध मनोरोगी था। लेकिन यह मामला हास्यास्पद नहीं है। ग्रेग ने एक भयानक काम किया, और वह इसके लिए शून्य जिम्मेदारी ले रहा था। इससे भी बुरी बात यह है कि उसने अपने दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया, और वे अपराध स्थल पर गाड़ी चलाकर खुश थे, और उन्होंने ग्रेग का सामान चुरा लिया। और फिर स्कूल के बाद वो उसे चर्च में ले गए। फिर उन्होंने बाहर गोता लगाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि तुम्हारी मां मर गई थी। फिर तुमने उनसे कहा कि आप जो चाहते हैं ले लें, और वे इस बात से खुश थे। अपनी पूछताछ के आखिरी कुछ मिनटों के दौरान ग्रेग ने आत्ममुग्धता का आखिरी नाटकीय प्रदर्शन किया। तो चूंकि मैं पुलिस स्टेशन में हूं, मैं पहले से ही हथकड़ी लगाने के लिए तैयार हूं। और फिर मैंने एक्ट ऑफ ए सेंचुरी किया। वह इसके लिए ग्रैमी दे रही है, वह 911 कॉल। लेकिन ग्रेग को ग्रैमी नहीं मिला, या डिटेक्टिव से छेड़छाड़ करने से मुक्त होने का इनाम नहीं मिला। इसके बजाय उसे जेल भेज दिया गया, और उसके 2 दोस्तों को भी। जब ब्रान और डायलन को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अपने माता पिता द्वारा बुरी ट्रीटमेंट मिलने की शिकायत की। फिर उन्होंने एक साथ एक गाना गाया, मैं भी उसे सुन रहा था। उस गाने के लिरिक्स ऐसे थे, नीचे करो ताकि तुम इसे अनदेखा न कर सको, मैं तुम्हें तनूर की तरह ढूंढूंगा। उनमें से किसी को भी एहसास नहीं हुआ
कि वे एक हत्या को कवर करने के लिए जेल जाएंगे। डायलन को 828 दिन जेल और 10 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। ब्रान को 1 साल की जेल और 14 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। जब ग्रेगरी रामोस की बात आई तो शेरिफ माइक चिटवुड ने कहा, वह 3 में से एक ऐसा सोसियोपैथ है जिसके साथ मैं कभी भी संपर्क में आया हूं। दशकों तक कठोर अपराधियों का सामना करने के बाद ये किसी शेरिफ की ओर से आया एक गंभीर बयान है। ग्रेग पर एक वयस्क के रूप में आरोप लगाया गया था, उसकी पश्चाताप की कमी को देखते हुए, और यहां तक कि उसने जो किया उसके लिए उसे गर्व भी था। ये संभावना नहीं है कि वह जल्द अपना व्यवहार बदल देगा। उसे 45 साल की जेल और आजीवन प्रोबेशन में भेज दिया गया था, और पश्चाताप के बिना आपको पैरोल नहीं मिल सकती है। इसलिए ग्रेग जेल में ही मर सकता है, शायद ये सबसे अच्छा है। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि गेल का परिवार कैसा होगा। आज वह इसका सामना कर रही है। उसका पति डैनी उस रात काम से घर आया, और उसका सामना एक अपराध स्थल से हुआ। अचानक एक दिन डैनी और उसके बच्चों को बिना परिवार के छोड़ दिया गया था। ग्रेग का एकमात्र स्पष्टीकरण था कि उसने अपनी मां को क्यों मारा। वो ये कि उसकी मां ने पहले उसे मारा। यह अनुचित था। जब आपके पास सब कुछ हो तो कोई इस त्रासदी से कैसे आगे बढ़े। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, मुझे एक कमेंट में बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। जब एक किशोर अकल्पनीय काम करता है, हम इसका कारण ढूंढने में तत्पर रहते हैं। शायद एक दर्दनाक बचपन, या एक अपमानजनक माता पिता जो प्यार या सहानुभूति दिखाने से इनकार करते हैं। लेकिन ग्रेगरी रामोस के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बुरे स्वभाव को समझा सके। जिस तरह से उसने अपनी मां को जान से मारने का फैसला किया, जिस तरह से उसने ऐसा करने में सिर्फ आधे घंटे का समय लिया, जिस तरह से उसने उसके बेजान शरीर को चर्च तक घसीटा, वह बिल्कुल अकल्पनीय है कि ग्रेगरी के दिमाग में क्या चल रहा था। क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे खराब निर्णय लिया था, और उसने अपनी चौंकाने वाली पूछताछ के दौरान डिटेक्टिव्स को क्या बताया था। यह उस किशोर का पूरा मामला है जिसने जमीन पर गिराने के कारण अपनी मां का गला घोंट दिया था।